Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily newspaper video. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. बेसिकली दीज आर मस्ट रीड आर्टिकल्स ऑफ द डे. तो आज के न्यूज़पेपर में इन आर्टिकल्स के ऊपर आपने खास ध्यान देना है और एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को कवर करेंगे. आज का हमारा पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ये आर्टिकल जुडिशरी से रिलेटेड इश्यूज को रेज करता है. बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर जुडिशरी और जो जुडिशरी का कोलिजियम सिस्टम है उसकी यहाँ पे बात की गई है. आप अपनी क्लासेस में स्पेशली पॉलिटी की क्लासेस में जुडिशरी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. यू नो अबाउट कि जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आती है सो वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम जिसे कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम. तो बेसिकली इस कोलिजियम सिस्टम को लेकर करंटली जुडिशरी और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर टसल चल रहा है ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. उसी टसल को उसी इशू को यहाँ पे रेज किया गया है. इस पूरे इशू का बैकग्राउंड क्या है? ये आपने अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर तो आप ये देख रहे होंगे कि बहुत लंबे टाइम से यूनियन गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में ये टेंशन है कि मतलब एक कह लो कि एक तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, इशू चल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो स्मूथली रन नहीं हो रहा. सेम चीज़ को इस आर्टिकल में रिफ्लेक्ट किया गया है. अब यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये बात की जाती है कि जो नॉमिनीज प्रोवाइड की जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट उन्हें सेग्रीगेट कर देती है. सेग्रीगेशन ऑफ नॉमिनीज की बात यहाँ पे काफ़ी रेज होती है. या फिर जो नॉमिनीज हैं उनके नेम्स को रिटर्न कर दिया जाता है या फिर सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया जाता है. कोई अपॉइंटमेंट नहीं की जाती जब तक कि नॉमिनी खुद ही क्विट नहीं कर देता बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. तो इसी सेम इशू को यहाँ पे रेज किया गया है. अब अगर हम इसका पॉलिटी का बेसिस देखें जो कि आप बहुत डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में रादर करंट अफेयर की क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्की सी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं. हमें ये पता है कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं सो वी हैव आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से डील करता है. 124 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो यहाँ पे आ जाता है. एंड 217 हाई कोर्ट की बात करता है. लेकिन अल्टीमेटली इस आर्टिकल से अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोलिजियम सिस्टम है जो कि ओवर द टाइम डेवलप हुआ है. ये एक्ट किसी पार्लियामेंट के एक्ट से डेवलप नहीं हुआ, रादर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ जजमेंट्स के थ्रू वी हैव डेवलप्ड द कोलिजियम सिस्टम. आपने सुना होगा फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस. तो इसका बेसिस क्या था? तो ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोलिजियम वर्ड को मेंशन नहीं किया गया है. आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस जो उनको फिट लगते हैं. तो ये चीज़ हमारे आर्टिकल में लिखी गई है. अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ क्या है कि मेथड नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है कि जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे. किसकी कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि जो टर्म यूज की गई है दैट इज कंसल्टेशन, और इस कंसल्टेशन टर्म से ही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आएंगी एंड फाइनली हमारा कोलिजियम सिस्टम डेवलप होगा. सिमिलरली जब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 आ जाता है जिसमें क्या कहा जाता है कि भाई जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट किसकी कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से, उस स्टेट के गवर्नर की कंसल्टेशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट. तो इस तरह हमारे पास अपॉइंटमेंट का जो इशू है वो यहाँ पे आता है. अब हुआ क्या, हमारे पास ये पूरा सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ? सबसे पहले 1981 में आता है फर्स्ट जज केस. मैं सिर्फ आपको इसका एक ग्लिम्स दूंगी, डिटेल्स में आप अपनी क्लासेस में कवर करेंगे. इस फर्स्ट जज केस में क्या हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी है, कहा गया कि
उसे रिफ्यूज किया जा सकता है। मतलब जो कंसल्टेशन दी है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उस कंसल्टेशन को, उस प्राइमेसी को रिफ्यूज किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई रीजनेबल रीजंस हैं कि इस पर्सन को जज नहीं बनना चाहिए, तो दैट कंसल्टेशन कैन बी रिफ्यूज्ड एज वेल। तो सिंपली क्या हुआ, हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर को ज्यादा प्राइमेसी मिली ओवर जुडिशरी। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये कह दिया गया कि भाई चीफ जस्टिस ने जो बोला उसे रिफ्यूज किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आता है सेकंड जज केस। मतलब नियरली 12 इयर्स तक ये प्राइमेसी चलती रही एग्जीक्यूटिव की, और 1993 में आया आपका सेकंड जज केस। नाउ इसके अंदर, सेकंड जज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसल्टेशन वर्ड यूज की गई है, इसका बेसिकली मतलब है कॉन्क्योरेंस। कॉन्क्योरेंस मतलब हम मिलकर ये डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो कॉन्करेंस की बात आई, दैट दीज आर फैक्ट ऑफ टू इवेंट्स, हमें कोइंसाइड करके इकट्ठे मिलकर ये डिसीजन लेना है। आप हमारा लिया हुआ जो डिसीजन है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां से आता है कोलिजियम सिस्टम, एंड इसमें यह भी कहा गया कि ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन लिया जाएगा, एंड जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को और ऐड किया गया। यहां से आता है आपका कोलिजियम सिस्टम। इसको और रिफाइन किया जाता है थर्ड जज केस के अंदर, जो कि 1998 के अंदर हमें मिलता है हमारा थर्ड जज केस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 143 आर्टिकल की रेफरेंस दी, एंड जो कोलिजियम है उसे एक्सपैंड कर दिया, और अब कोलिजियम 5 मेंबर बॉडी बन गया, जिसमें सीजीआई तो था ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस और इंक्लूड किए गए। तो इस तरह ये पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ, एंड करंटली जो टसल चल रही है ओवर द जुडिशरी, उस बात को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। मेनली ये कहा गया है कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में टोटल जजेस की स्ट्रेंथ जो सैंक्शन की गई है वो 1114 है, जबकि करंटली जो जजेस वर्क कर रहे हैं दैट इज ओनली 774। तो इसका मतलब वैकेंसीज कितनी चल रही हैं, 340 जजेस की जो सीट्स हैं वो फिल्ड नहीं है, वो वेकेंट हैं। अब वैकेंसी अल्टीमेटली किससे रिलेट होगी, पेंडेंसी से, एंड इसीलिए हाई कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेंडिंग है। लेकिन अगेन यही बात आ रही है, हाई कोर्ट के कोलिजियम की जो रिकमेंडेशंस हैं वो अभी तक पेंडिंग है, 10 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, कोई डिसीजन नहीं आया है, एंड इसे लेकर ये पूरा आर्टिकल सामने आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दैट जुडिशरी इज लूजिंग देयर फ्रेश टैलेंट, एंड डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, पेंडेंसी है, वैकेंसीज हैं वो फिल नहीं हो पा रही हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन केसेस के बारे में पता होना चाहिए, बट मेंस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खास ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ये पेज नंबर 4 पे प्रेजेंट है। ये स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है। नाउ आप देखें अक्टूबर मंथ आने वाला है, एंड स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो न्यूज़पेपर में आना शुरू हो चुका है। वेल, बट नाउ फॉर अ गुड रीजन। स्टबल बर्निंग को लेकर न्यूज़ ये आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि इस साल 50% रिडक्शन स्टबल बर्निंग के केसेस में होगी। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड टू दिस, तो विच इज़ अ गुड स्टेप कि ओके जितनी स्टबल बर्निंग होती है उससे इस साल 50% कम स्टबल बर्निंग करने का एजेंडा है, टारगेट है। अब ये एक प्रॉब्लम है, ये रिसेंट ईयर्स में जो स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले समझते हैं स्टबल बर्निंग है क्या। तो अभी आप देखें हमारे जो फील्ड्स हैं वहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो पैडी जो है, पैडी क्रॉप लगी हुई है। अब होता क्या है कि जब ये क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो
पहले क्या होता था कि लेबर मैनुअली बाय हैंड हार्वेस्टिंग करती थी, तो जब वो इस क्रॉप को काटते थे तो वो एज नियर टू द रूट कट करते थे और बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा जो स्टबल है वो बचता था, एंड उसे चाहे आप फील्ड में प्लो कर लें, दैट वाज नॉट अ बिग इशू। लेकिन अब क्या हो चुका है, मैकेनाइजेशन हो चुका है एग्रीकल्चर का। अब मशीन्स को यूज़ किया जाता है हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप्स को, ग्रेन्स को। तो अब जो मशीन कट लगाती है वो क्लोजर टू द रूट नहीं लगाती, वो स्लाइटली अबव द रूट लगाती है। तो होता क्या है अल्टीमेटली, कुछ इतना अमाउंट ऑफ स्टबल जो है या फिर आप कह लो जो स्ट्रॉ है वो रह जाता है हमारी फील्ड्स के अंदर, एंड दिस इज द इशू। अब इशू क्या है, अराउंड एंड ऑफ द सितंबर या फिर कह लो इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, ये वो एक ऐसा टाइम है जब वीट को सो करने का टाइम आ जाता है। अब इतना ज़्यादा पैडी क्रॉप का रेसिड्यू अगर फील्ड में पड़ा रहेगा तो हमारी जो वीट की क्रॉप है वो फार्मर्स नहीं लगा पाते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, दे सेट फायर ऑन दिस स्ट्रॉ स्ट्रबल, एंड ताकि उनकी जो फील्ड है वो रेडी हो सके फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट। इससे कहते हैं स्टबल बर्निंग। तो ये जो स्ट्रॉ है, ये जो स्टबल है, इसे आग लगाना ताकि भाई जल्दी से जल्दी जो हमारी फील्ड है वो नेक्स्ट ग्रेन के लिए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए रेडी हो सके। एंड ये सारा प्रैक्टिस हमें अराउंड सितंबर एंड और नवंबर के बीच में देखने के लिए मिलती है, एंड इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन पंजाब, हरियाणा, यूपी इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो इसीलिए ये आर्टिकल अभी आया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 50% तक स्टबल बर्निंग के केसेस को रिड्यूस करेंगे। अब ज़रूरत क्या है, देखिए स्टबल बर्निंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं दे आर वी हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट, बट अगर थोड़ा जिस्ट देखें तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इसका डेंजरस इफेक्ट है। इट प्रोवाइड्स डैमेज टू द इन्वायरमेंट। स्टबल बर्निंग जब होती है तो बहुत ही टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस हो गई, अच्छा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यहाँ से निकलते हैं, साथ ही में कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यहाँ से निकलते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक स्मोक क्रिएट हो जाती है, और ये जो स्मोक है ये आसपास के एरिया में एक थिक ब्लैंकेट बना लेती है, और पोल्यूटेंट्स, ये पूरा स्मोक उस एरिया में ट्रैप हो जाता है। अल्टीमेटली एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर आता है। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, यहाँ से दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो हमें प्रोमिनेंटली समझ में आती है। This is the main cause of Delhi's air pollution in the winters as well. साथ ही में not just environment, soil के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब जब हमारे पास स्टबल बर्निंग की जाती है तो फील्ड के अंदर फायर सेट की जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो सॉइल का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो सॉइल के अंदर बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। एंड देयरफॉर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो हमें चाहिए, जो कि नाइट्रोजन साइकिल रन कर रहे हैं, कार्बन साइकिल रन कर रहे हैं, विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ आवर सॉइल, द हेल्थ ऑफ आवर सॉइल, वो सभी इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन कंप्लीटली खत्म हो जाती है। सो सॉइल की प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो गई। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो इशू है ही है, ठीक है। हमारे पास एयर पोल्यूशन बढ़ गया, उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्किन इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, इन मैनी केसेस रेस्पिरेटरी इश्यूज, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, ये सब रेज होते हैं। इवन ये भी कहा गया है कि इतने एयर पोल्यूशन की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी डिक्रीज होती है। एंड क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है स्टबल बर्निंग, तो इसमें एक बड़ा इशू ये भी है कि हमारे पास जो स्टबल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रही है और जितने बड़े लेवल पे स्टबल प्रोड्यूस हो रहा है, उसे मैनेज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सफिशिएंट नहीं है। इसका नेगेटिव इफेक्ट तो आता ही है, ऑन सब्सिडीज का भी ये कह लो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, इन सब के ऊपर सब्सिडी मिलती है। एग्रीकल्चर में इजीली क्रेडिट हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड बढ़ चुकी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो उससे क्या हो रहा है कि बड़े स्तर पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्रॉप्स लग रही हैं, एंड इसने भी स्टबल बर्निंग के केसेस को बढ़ा दिया है।
ये तो था कि क्या है ये इशू। अब कहा जा रहा है कि 50% से कम कर देंगे, कैसे कम कर देंगे, व्हाट कैन बी डन, है ना, कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं स्टबल बर्निंग के। अगेन आप अपनी एनवायरमेंट की क्लासेस में, अपनी द्रोणाचार्य करंट अफेयर की क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, आपने कुछ नाम सुने होंगे। वी हैव अ बायो एंजाइम विच इज नेम्ड एज PUSA, PUSA। ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है एंड इसे स्प्रे कर दीजिए। ये जो एंजाइम है ये स्टबल को तकरीबन 20 से 25 दिनों के अंदर जो है वो डिकम्पोज कर देता है और इसका मेन्योर बना देता है। अल्टीमेटली इससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, इससे सॉइल के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो इम्प्रूव होता है और नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल के लिए जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी वो भी कम हो जाता है। तो एक तो ये बायो एंजाइम जो है ये हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा आजकल आपने देखा भी होगा पैलेट्स बनाए जाते हैं। आपका जो स्ट्रॉ है, पैडी का जो स्ट्रॉ है उसे ड्राई किया जाता है और उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं। ऐसे आप बड़े बड़े पैलेट्स बने हुए देखेंगे जिसको कि कोल के साथ मिक्स करके थर्मल प्लांट में और इंडस्ट्रीज में आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या हुआ, आपने कोल बचा लिया और इस स्ट्रॉ से एनर्जी प्रोडक्शन कर ली, आपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर लिया। यू हैव सेव्ड कोल एंड दिस स्ट्रॉ वाज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो ये किया जा सकता है। फिर यू वुड हैव हर्ड अबाउट हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इंस्टेड कि आप स्टबल को बर्न करो, ट्रैक्टर के ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसे कहा जाता है हैप्पी सीडर। ये क्या करता है, ये जो राइस स्ट्रॉ है उसे कट करता है और ऊपर उठाता है और वहां पे आप जो वीट है उसे आप बीज सकते हैं वहां पे। तो जो स्ट्रॉ था उसे कट कर दिया, ऊपर उठा के कट कर दिया, एरिया जो है वो आपका रेडी हो गया फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों को ऑल्टरनेटिव्स को हमें यूज़ करना होगा। एडिशनली एक यूज़ ये भी है कि आप ये जो स्ट्रॉ है इसे बायो एथेनॉल, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये जो स्टबल मैनेजमेंट है इसे हमें रिवाइटलाइज करना होगा एंड ओनली देन वी विल सी दीज चेंजेस। तो रिसेंटली हमारा नंदन जोनल काउंसिल हुई है, 31st मीटिंग अभी अमृतसर में हुई थी, वहां पे पंजाब गवर्नमेंट ने इस टारगेट को अनाउंस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एन एडिटोरियल। हमारे पेज 10 पे आज बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है which is establishing a link between climate change and new diseases। तो हम सब ये जानते हैं कि यस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं और इसके साथ किस तरह जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनका भी जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो इसे लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है विच इज़ रिलीज्ड बाय IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पे चैलेंज हमें वार्न किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो रिस्क है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। वैसे भी क्लाइमेट चेंज और डिजीजेस के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई मस्कीटो बॉर्न डिजीज की बात कर लीजिए। पहले जो पैटर्न रहता था अब वो पैटर्न फॉलो नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, डेंगू की अगर हम बात करें तो एक साल के अंदर 2 से 3 बार हमें डेंगू का आउटबर्स्ट देखने के लिए मिलता है, डेंगू की पीक देखने के लिए मिलती है। रीज़न क्या है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ चुका है, रेनफॉल पैटर्न में वेरिएशन आ चुका है, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, ह्यूमिडिटी पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे कि जो डिजीज़ की ट्रांसमिशन थी वो भी अफेक्ट हो चुकी है। हीट की वजह से जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है आपके पैथोजेंस का, ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स का, वो चेंज हो रहा है, जिससे कि वो कितनी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्या उनका वायरुलेंस फैक्टर हो सकता है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अब पहली चीज तो क्या है, देखिए क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है। पहली चीज ये है कि क्लाइमेट चेंज से हो रहा है हैबिटेट लॉस। अब जब हैबिटेट नहीं रहेगा तो जो एनिमल्स हैं दे विल मूव आउट, दे विल कम टू द ह्यूमन टेरिटरीज एंड समटाइम्स द एनिमल्स आर कैरिंग सम डिजीजेस। तो जो वो एनिमल्स अपने हैबिटेट से निकल कर आए, ह्यूमन बींग्स की इंट्रैक्शन के साथ ह्यूमन बींग्स साथ इंट्रैक्ट किया, तो अब
जो चांसेस हैं ट्रांसफर के वो बढ़ जाते हैं। पहले जो ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को अफेक्ट नहीं करते बट वो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, हमें ऐसे एग्जांपल्स भी देखने के लिए मिल चुके हैं एंड वी ऑल नो अबाउट निपाह वायरस। निपाह वायरस का केरला में आउटब्रेक चल रहा है फॉर मेनी इयर्स नाउ। ये भी क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। डिजीजेस ने न्यू ट्रांसमिशन रूट फाइंड कर लिया है, जिसकी वजह से जो वल्नरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब क्या करें? देखिए, हमारे पास एक स्पेशल ग्रुप ऑफ साइंस है जिसे कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी, विच इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस। अब आज के टाइम पे एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो टास्क है वो बहुत बढ़ चुका है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है। उनका काम होता है कि दे शुड प्रिडिक्ट सच आउटब्रेक्स, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है कि अब प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो चुका है। आजकल आप देखें, वी सॉ अर्ली समर्स, मॉनसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। कुछ एरियाज में वाटर स्कार्सिटी थी, कुछ एरियाज में फ्लड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिजीजेस का स्प्रेड है उसमें भी चेंज आया। इस साल की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर और कोलकाता के अंदर डेंगू का एपिडेमिक आया, केरला के अंदर निपाह वायरस का आउटब्रेक आया। ये सब रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज ने जो डिजीजेस का सिनेरियो है उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। सो वी नीड टू रिवाइज आवर स्ट्रैटेजीज कि इन्हें किस तरह से डील किया जाए। और इस आर्टिकल में बहुत ही खूबसूरती से आपको एक रोड भी दिखाया गया है दैट वी हैव एन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर सर्वेलेंस की जाए, रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारी सर्वेलेंस है उसे एनहांस किया जाए। इसे लेकर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहाँ पे सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड हो। एंड जब हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे वन हेल्थ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। व्हाट इज वन हेल्थ? जिसमें हम कहते हैं चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल है, प्लांट है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इन सब को एक अप्रोच से डील किया जाए, क्योंकि ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे कोई आउटब्रेक को कंट्रोल करना है, चाहे कोई डिजीज का पैटर्न समझना है, आप ह्यूमन डिजीजेज, जूनोटिक डिजीजेज, ट्रॉपिकल डिजीजेज कि ये वेक्टर बॉर्न है, ये इन्वायरमेंटल है, इन्हें अलग नहीं कर सकते। वी नीड टू लॉन्च वन हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें एक पैरामीटर जो है सारे ही इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव्स को काउंट किया जाए और इन्फेक्शियस डिजीजेस के कंट्रोल को रोका जाए। So, very good article to relate climate change with health. Must read article for today. इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल हमारी डिजिटल आईडी को लेकर है, आधार कार्ड को लेकर है। 2-3 दिनों से इससे रिलेटेड न्यूज़ हमारे पेपर में काफ़ी फ्लैग हो रही है। तो एक रिपोर्ट आई है हमारे पास जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है, दिस हैज बीन रिलीज्ड बाय ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, आपने सुना होगा इसके बारे में, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब क्या है इस रिपोर्ट के अंदर? हमारा जो इंडिया का डिजिटल आईडी प्रोग्राम है, विच इज आधार, इसे लेकर कुछ इश्यूज को यहाँ पे फ्लैग किया गया है। अब देखें, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, तो नेचुरली वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम इंडिया का है आधार, जिसमें हमारे बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स लिए जाते हैं। एंड यहाँ पे रेड फ्लैग किया गया है कि आधार में हमारे डिजिटल आईडी के अंदर कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क को फ्लैग किया गया है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम है। अब देखो, रिपोर्ट का नाम ही क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो है सेंट्रलाइज्ड, तो इसे लेकर सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को हाईलाइट किया गया। यहाँ पे कहा गया है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स होते हैं वो यूजर को ज्यादा कंट्रोल देते हैं उसके डाटा के ऊपर एज कंपेयर टू दी सेंट्रलाइज्ड वन। आधार सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है
एंड बहुत बार इस सिस्टम के अंदर जो सर्विस है उसका डिनायल हो जाता है, बहुत बार सिस्टम लो हो जाता है। एंड एक इशू यहाँ पे रेस किया गया है दैट इज रिलेटेड टू दी मैनुअल लेबर्स, कि जब हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करते हैं, इंडिया हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर कोई जो लेबरर है, जो मैनुअल लेबर करता है, क्या उनके बायोमेट्रिक्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा? एंड स्पेशली ये क्वेश्चनेबल है कि हाथ से काम करने वाले लेबर्स, मजदूर जो इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिड क्लाइमेट में काम करते हैं, और एक ऐसा आईडी सिस्टम जो बायोमेट्रिक के ऊपर रिलाई करता है, इसे यहाँ पे क्वेश्चनेबल किया गया है। स्पेशली जैसे कि अभी कहा गया है कि जितनी भी पेमेंट होती हैं मनरेगा के अंदर भी, उसे भी आधार बेस्ड पेमेंट्स किया जाए। तो ये ज़्यादा हाईलाइटिंग इसलिए क्योंकि मैनुअल लेबरर्स की बात हो रही है और हम यहाँ पे एमजी नरेगा को लिंक करने की बात कर रहे हैं, किसके साथ? आधार के साथ। तो अगर उनके बायोमेट्रिक्स अफेक्टेड रहते हैं या नहीं रहते, जबकि पॉसिबिलिटी है कि अफेक्टेड होंगे इन सच अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये यहाँ पे एक इशू रेज करता है। वैसे भी हमारे ऑलमोस्ट सभी वेलफेयर बेनिफिट्स जो वीकर सेक्शंस को मिलते हैं, उन सभी को आधार के साथ लिंक किया गया है। एंड नॉट जस्ट मूडीज रिपोर्ट, इससे पहले भी हमारे जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी UIDAI विच इज़ बेसिकली योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका ऑडिट किया। और यहाँ पे भी इवन हमारे कैग ने भी प्राइवेसी कंसर्न्स को रेज किया था, एंड दे सेड कि जो हमारा डाटा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अच्छा, साथ ही में जब एनरोलमेंट हुई है उसमें भी फ्लॉस थे। बहुत बार बायोमेट्रिक्स डबल आए हुए हैं, या फिर देयर इज फॉल्टी बायोमेट्रिक्स एज वेल। तो हमारा ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली आधार के साथ आसपास जुड़ा हुआ है, इनके फ्लॉस को हमें ध्यान देना होगा एंड वी नीड टू डू अबाउट इट। एंड इसीलिए ये आपको एक अगेन ये एक एडिटोरियल है आपके पेज 10 के ऊपर, यू शुड रीड अबाउट इट। दिस टारगेट्स द ग्लोबल डिजिटल आईडी एंड इट्स लिमिटेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं हमारी क्लासेस में, वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और इस आर्टिकल में इसी इशू का एक पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, और ये कहा गया है कि ऑल्दो अभी रिसेंटली लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन, जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास हुआ है, बट स्टिल अगर हम देखें तो हमारे लोकसभा के अंदर ऐसे एमपीज भी हैं जिनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं क्राइम्स के, एंड देयर आर सो मेनी एमपीज who have charges of crime against women। तो जो क्रिमिनलाइजेशन का इशू है उसे यहाँ पे उठाया गया है, उसे यहाँ पे रेज किया गया है, एनालिसिस किया गया है। तो 763 लोकसभा के मेंबर्स और जो एमपीज हैं, दे हैड 306 क्रिमिनल केसेस, मतलब 40% केसेस। 194 के तो सीरियस क्रिमिनल केसेस जो है वो पेंडिंग है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कुछ मर्डर, किडनैपिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और इन सभी को इस कैटेगरी के अंदर एनालाइज किया गया है। ऑल्दो वी नीड टू नो द नेम्स एंड एवरीथिंग, ये जो आर्टिकल है ये आपको, ये जो इश्यू आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसे लेकर एक डाटा यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप कोई इशू, कोई आर्टिकल ऐसा लिख रहे हैं, कोई आंसर ऐसा लिख रहे हैं, यू कैन यूज़ द डाटा विच इज़ गिवन इन दिस आर्टिकल। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। इसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अभी रिसेंटली 78 सेशन हुआ है UNGA का, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एंड इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है दैट आज का जो टाइम है, दिस इज़ अबाउट इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर। ये नहीं है कि देयर इज अ सर्टेन ब्लॉक विच विल देयर आर 2 ब्लॉक और 2 पोल्स इन दिस वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ इट इज़ इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक,
एंड इसीलिए नाउ जो वर्ल्ड ऑर्डर है इट शुड रिफ्लेक्ट डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप जो सभी डिसीजंस ले रहा है एंड द रेस्ट आर फॉलोइंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट कुछ देश मिलकर कुछ एजेंडा डिसाइड करें, वो दौर अब चला गया है। नाउ कम्स द टाइम ऑफ इक्विटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी विच विल रिफ्लेक्ट द डाइवर्स रिजल्ट्स। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आई है। यूनाइटेड नेशंस देखो अपने आप में एक इंटरनेशनल बॉडी है। करंटली इसमें 193 के करीब मेंबर्स हैं एंड इनका जो मिशन है, जो पर्पस है, वो उसका जो ओरिजिनल चार्टर है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं, उसके थ्रू ये पूरा करता है। हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1899 के अंदर इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी द हेग में, तो वहाँ से ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। एंड बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अभी जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल भी है, इसकी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी है। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एंड हम यहाँ पे जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका काम क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मतलब जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होनी है, जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होनी है, वो सब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होती है। 193 इसके मेंबर हैं। इट इज़ द ओनली UN बॉडी जो कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन जिसकी है। ऐसा नहीं कि कोई है कोई नहीं है, ये पूरी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन रखता है। और हर साल सितंबर में इसकी जो एनुअल सेशन होता है, यहाँ पे जनरल डिबेट्स होती हैं और ये जो आर्टिकल है ये उसी सेशन से आया है। दिस इज़ द 78th सेशन जो यहाँ पे हुआ है। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, जैसे कि कोई पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर है, किसी न्यू मेंबर को ऐड करना है या फिर कोई बजट डिस्कस करना है, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली के अंदर। बाकी नॉर्मल जितने भी इश्यूज डिस्कस होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल इश्यूज के लिए, सिंपल मेजोरिटी से काम चलता है। तो ये चीज़ हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होती है। एंड इसे यहीं पे एड्रेस जो दिया गया है वो यही है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। अब कोई एक ग्रुप, दो ग्रुप मिलकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं, गॉन दैट डेज। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली है। अच्छा जी, अगला आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडियंस जी नमक बहुत खाते हैं, ठीक है। तो WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं उससे ज़्यादा नमक इंडियंस खाते हैं। तो क्या रिकमेंडेशन है? WHO कहता है कि डेली 5 ग्राम्स तक का सॉल्ट कंजम्पशन होना चाहिए, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सर्वे किया और ये पाया कि इंडिया का जो एवरेज मीन जो सॉल्ट इनटेक है वो 8 ग्राम्स है। WHO कहता है 5 ग्राम्स और इंडिया की कंजम्पशन है 8 ग्राम्स। तो यहाँ से डिफरेंट फॉर्म्स में हम नमकीन बहुत खाते हैं, पापड़, चिप्स, मस्टर्ड सॉस, सोया पिकल बहुत खाते हैं, चटनीज खाते हैं। तो इन सब के थ्रू डेली कंजम्पशन जो हमारी सॉल्ट की है वो बढ़ जाती है। अब मेन चीज़ क्या है? अब देखो सॉल्ट अगर ज़्यादा कंज्यूम होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और यही यहाँ पे शो भी किया गया है कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। एंड देयरफॉर वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस कि भाई नमक थोड़ा कम खाइए। डेली रिक्वायरमेंट 5 ग्राम्स है और हम 8 ग्राम्स खा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आपने सुना होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर हाइपरटेंशन का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया के अंदर इसी को लेकर सर्वे चल रहा था, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे चल रहा था, जिसके अंदर ये पाया गया है कि हमारी सॉल्ट कंजम्पशन ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा है। सो इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे आप एंड यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा जी, आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, अभी देखिए राबी क्रॉप सीजन आ रहा है तो उसे लेकर कुछ बातें हमें यूनियन गवर्नमेंट से मिली हैं। एक तो बात यह है कि अभी जो मानसून सीजन गया है उसमें 5% डिक्रीज रहा है, तो इसीलिए अब आगे आने वाला राबी क्रॉप सीजन हमें पहले से ही उसकी तैयारी करनी होगी। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पे सामने ये आ रही है कि हमें हीट रेजिलिएंट वैरायटीज़ को प्रमोट करना है। अभी वीट के लिए
कंपैरेटिवली आपको पता है वीट इज़ अ राबी क्रॉप, यहाँ पे सोइंग के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर है, बट धीरे धीरे इट नीड्स लो टेम्परेचर। लेकिन अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि उतनी ठंड ना पड़े, एंड इसीलिए हीट रिजिलियंट वैरायटीज़ की हमें लेकर आने की ज़रूरत है। एंड टारगेट ये किया गया है कि ऑलमोस्ट 60% जो वीट कल्टीवेशन है वो हीट रिजिलियंट या हीट टॉलरेंट वैरायटी के साथ की जाए, एंड टू स्टैंड फॉर दिस 5% रेनफॉल डेफिशिएंट जो इस साल हमें देखने के लिए मिला है। ये डेफिसिट ज़्यादा बिहार, आंध्रा, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला वाली साइड ज़्यादा रहा है। तो इस चैलेंज को देखते हुए ये एक स्टेटमेंट आई है। तो हीट टॉलरेंट वीट सीड्स कैन बी अ सोल्यूशन, अ प्रॉमिसिंग एरिया फॉर द कमिंग एग्रीकल्चरल राबी सीजन। तो ये आज के पेपर में था। सो बेसिकली दिस इज़ द जिस्ट ऑफ टुडेज पेपर। आई वुड वांट कि आप इन आर्टिकल्स को आज के पेपर में पढ़ें, एंड डेफिनेटली आपकी जो वीकली करंट अफेयर क्लासेस होंगी उनमें इन आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।